नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस पूरी लड़ाई से जो इस समय हो रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, आज हम इसका अंत पता लगाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो किसको क्या मिलेगा, इजराइल को क्या मिलेगा, फिलिस्तीन को क्या मिलेगा, हमास को क्या मिलेगा, वहां के लोगों को क्या मिलेगा, और क्या इस तरह की लड़ाइयों से आज तक क्या मिला है, किसको मिला है, कितना मिला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज आपको महात्मा गांधी की अहमियत भी समझ में आएगी। क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? इस युद्ध के अंत में क्या फिलिस्तीन को कुछ होगा, कुछ मिलेगा, कुछ हासिल होगा? हमास ने जो अपनी मिसाइल छोड़ी हैं उसके हिस्से में इससे क्या आएगा? इस लड़ाई में उसकी उपलब्धि क्या होगी? वो क्या जीतेगा, क्या हारेगा? और इसी तरह से इजराइल और अमेरिका इस लड़ाई से क्या लेकर जाएंगे? इससे पहले की बहुत सारी लड़ाइयां हमने देखी हैं। हमने इराक की लड़ाई देखी है, हमने अफगानिस्तान का ऑपरेशन देखा है और हमने सीरिया की लड़ाई भी देखी है। अगर आप पूरा कुल मिला के जोड़ निकालें तो इसमें एक ही नतीजा निकलता है, और वो नतीजा है खून, मौतें। शमशान घाट और कब्रिस्तान को केवल लाशें मिलती हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है, सिर्फ इंसानियत हारती है। एक हिसाब अगर हम मोटा मोटा लगाते हैं अफगानिस्तान युद्ध का, उससे हमको समझने में काफी मदद मिलेगी। आऊंगा मैं इजराइल फिलिस्तीन के हिसाब किताब पर भी, इसके बाद आता हूं। ये पहले जानना जरूरी है क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थी। अमेरिका का अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन था या अफगानिस्तान के खिलाफ जो युद्ध था, उसकी कीमत $300 मिलियन रोजाना थी 20 साल तक। 20 साल तक रोजाना $300 मिलियन खर्च किया गया इस युद्ध पे, और ये आंकड़ा है फोर्ब्स का। फोर्ब्स ने कुछ और जानकारियां निकाली हैं इस युद्ध को लेकर जो अपने आप में और भी चौंकाने वाली हैं, और वो ये है कि 2 दशकों तक रोजाना $300 मिलियन इन्होंने खर्च किया, और एक अफगानी पे, अब सोचने और समझने का समय है, एक अफगानी पे, एक अफगानिस्तान के एक नागरिक पे $50,000 खर्चा किया है अमेरिका ने। अगर एक अफगानिस्तान के नागरिक पे $50,000 आप खर्चा करते हैं तो आज अफगानिस्तान अमेरिका से भी ज्यादा खूबसूरत और उतना ही उन्नत देश बन जाएगा। लेकिन, और ये 40 लाख लोग हैं अफगानिस्तान के, 40 लाख लोगों पे $50,000 खर्च किया अमेरिका ने। और इसके बाद में क्या हासिल हुआ उस पर जाए उससे पहले ये समझिए कि अमेरिका के जो सारे उद्योगपति हैं, बड़े बड़े अमीर, जैसे कि जेफ वेजोस के साथ एलन मस्क, बिल गेट्स, और ऐसे 30 और बिलियनर जोड़ लीजिए, इन सब की, जो अमेरिका के हैं, सबकी संपत्ति जितनी मिला लो आप, उतना पैसा अफगानिस्तान के ऑपरेशन पे अकेला अमेरिका ने खर्च किया। अब आप सोचिए कि इतना सारा खर्चा करने के बाद, ये पैसे की बात हो रही है, इतना सारा खर्चा करने के बाद जो अफगान मुजाहिदीन को पहले बहुत सारा समर्थन दिया, उसको बहुत सारे हथियार दिए। जियाउल हक ने पूरी दुनिया के लोगों से, मुसलमानों से कहा कि जाओ और तुम मुजाहिदीन की सेना में शामिल हो जाओ, क्योंकि जियाउल हक, एक ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन साइक्लोन, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। विश्व के इतिहास का सबसे महंगा जासूसी ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन में पाकिस्तान की ISI, CIA और ब्रिटेन की MI8 तीनों मिल के एक ऑपरेशन चला रही थी, और वो ही ये सब फंडिंग वंडिंग करना, आतंकवादियों को पैसे देना, इन सब कामों में लगी हुई थी।
जब से अफगानिस्तान से अमेरिका लौटा है, तब से आप पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, पैसा मिलना बंद हो गया है। लंबे समय तक पाकिस्तान उसी पैसे से चलता रहा। तो जो इतना खर्चा किया, दुनिया भर के लोगों को खदेड़ा, पहाड़ों में रहे, कंदराओं में रहे, और आखिर में जब वही लोग जिन मुजाहिदीन को पैसा दिया वो तालिबान बन गए, तो अमेरिका को उनसे लड़ना पड़ा और हार के सत्ता अफगानिस्तान की उन्हीं को सौंप कर आए। हाथ में क्या लगा? हाथ में लगा 2500 अमेरिका की मौतें, 4000 अमेरिका के भाड़े के सैनिकों की मौतें, यानी 6500 सैनिक दुनिया भर की सबसे बड़ी ताकत गंवाकर वहां से लौट आई। हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ अफगान की मौतें आई, अफगानिस्तान के लोगों की। उसमें ना अमेरिका राजा बना, ना वहां का कोई दूसरा आदमी राजा बना। जो लोग बैठकर उनके साथ में जो भी लोग थे, जैसे भी थे, जुड़े हुए थे, कोई राजा नहीं बना। सरकार में कौन आए? वही आतंकवादी, वही अतिवादी, और अमेरिका को तो वो भी नहीं मिला। ये अफगानिस्तान का उदाहरण है। अगर आप अफगानिस्तान से आगे जाएं तो आप और भी कहीं चले जाएं, सीरिया का मामला निकाल दें। सीरिया में जैसे ये कहा जा रहा है कि सीरिया में भी 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान हुआ। इराक और सीरिया में मिला के हासिल क्या हुआ? आखिर में वही सरकार है। हाँ, जहां इन्होंने रिजीम दूसरे तरीके से चेंज किया, वहां जरूर देश इनके काबू में आ गए। यानी जहां जहां इन्होंने कोलैबोरेशन किया और थोड़ी बहुत साजिशें की, वहां तो इन्होंने मजबूती बनाई, लेकिन जहां इन्होंने कत्लेआम किया, वहां इन्होंने सिर्फ गंवाया और आम लोगों को मारा। इसी तरह से दूसरे ऑपरेशंस भी हैं, बहुत सारे ऑपरेशन। तो कुल मिला के जो हिसाब किताब निकल के आ रहा है, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आ रही है 5.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की, जो खर्च किया गया इस तरह के तीनों ऑपरेशन में मिला के। वियतनाम की अगर बात करें, वियतनाम में गए, वियतनाम में लड़े, वियतनाम के जो लोकल लड़ाके थे, उन वामपंथी लड़ाकों के सामने अमेरिका हारा और वापस लौटा, और पूरी दुनिया में अमेरिका की कटी हुई नाक के तौर पर वियतनाम वॉर को देखा जाता है। क्या मिला आखिर में? मिला क्या? अब आप आते हैं वापस इजराइल पे। इजराइल में किस तरह की कीमतें चुकाई गई? ये एक डेटा है जो स्टेटिस्टा ने तैयार किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का डेटा है और डिजाइन उनका स्टेटिस्टा ने बनाया है। ये डेटा बताता है कि किस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल में मौत और मौत का तांडव हो रहा है। या तो लोग मरते हैं या घायल होते हैं, और सिलसिला 2008 से लेके आज तक चला आ रहा है। सबसे ज्यादा मरने वाले 2014 में थे। 2014 में एक कन्फ्लिक्ट हुआ था फिलिस्तीन में, उसमें कुछ हिस्सा था जो पहले 2014 में ही आपका इजराइल ने वापस कर दिया था, और उसके बाद में एक समझौता हुआ और इजराइल ने वादा किया अब हम हमला नहीं करेंगे। सब लोग निश्चिंत बैठे हुए थे और अचानक हमला कर दिया, और उसमें जो है बड़ी संख्या में लोग मारे गए, 19,000 लोग घायल हुए, 2700 लोग इजराइल के भी घायल हुए थे। लेकिन 2018 में तो गजब हो गया। वहां पे लोग अपना एक वीकेंड में प्रोटेस्ट करते हैं और वो गाजा के बॉर्डर पे जाकर नारे लगाते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हम बॉर्डर पार करेंगे। इस तरह से करके वो एक प्रतीकात्मक विरोध करते हैं, जाके वहां पे जो फेंसिंग लगी हुई है, और वापस लौट जाते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों को लगता है कि उनको एक जगह कैद कर दिया गया है और उनका इलाका और ज़्यादा है, तो उनको वापस मिलना चाहिए। वो प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे भी प्रोटेस्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस लाठी चला देती, गोली चला देती। कोई प्रोटेस्ट में मिसाइल छोड़ता है क्या? 2018 में इजराइल ने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर मिसाइल छोड़ी थी। 31,558 लोग घायल हुए थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब आप बताइए मुझे, 2018 के जब 31,000 लोग घायल हुए, उस पर रोना गाना क्यों नहीं हुआ? 2018 में तो हम सब थे, हम सब ने देखा है कितनी कवरेज मिली, कितनी चिंता हुई। और इसके पीछे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राजनीति क्या है। इस प्रोग्राम में भी आगे जाके अगर समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल, ये लगातार आप क्या कर रहे हैं? खून खराबा कर रहे हैं।
हमास को आप खत्म कर पाए क्या? नहीं कर पाए। हमास आज से तो नहीं, लंबे समय से आपसे लड़ रहा है, नहीं कर पाए। उधर नेतन्याहू खत्म हुए क्या? नहीं हुए। नेतन्याहू मस्त बंकर है, उसके अंदर बैठते हैं, अपना शासन चलाते हैं। अभी ये बीच में कई लोग मर गया इजराइल के हमास के हमले में, अब ये उसके 4-5 गुने उधर मार चुके हैं। बच्चे मारे ही जा रहे हैं। मैं बार बार एक डाटा दोहरा रहा हूं जो कहता है कि हर 15 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है गाजा के अंदर। और अभी तक के संघर्षों में आम नागरिक, महिलाएं, बच्चे ही मरे हैं, लड़ाके तो मरे नहीं। इक्का दुक्का मर जाए तो बात अलग है। और एक दिन ये होगा कि भैया वो समझौता हो गया हमास के साथ में और हमने अब गाजा का आपको दे दिया राजपाट। और आरोप भी ये लगता रहा है कि गाजा में हमास को बढ़ावा देने की नीयत जो थी नेतन्याहू की थी। नेतन्याहू ने जानबूझकर हमास को बढ़ावा दिया। कभी वीडियो बनाऊंगा, आने वाले चुनाव में नेतन्याहू अपनी इस गलती के लिए धक्के मार के निकाले जाएंगे सरकार से, कुर्सी से हटाया जाएगा उनको, क्योंकि उन्होंने इस हमास को खड़ा किया और इसलिए खड़ा किया कि जो फिलिस्तीन हमारा विरोध करता है उस फिलिस्तीन में हम गाजा पट्टी में एक अलग फोर्स खड़ी कर दें। और वो फोर्स इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी इन्हीं को भारी पड़ जाएगा। अब भारी पड़ चुका है, और जब भारी पड़ चुका है तो नेतन्याहू को जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो अब आप अगर देखें तो क्या मिला, क्या मिलने वाला है, इतिहास गवाह है ना। सीरिया से कुछ मिला अमेरिका को। अब अगर इन रिपोर्ट को देखें तो ये रिपोर्ट आपको बताती है कि किस तरह के हालात थे। इजराइल ने 26 फिलिस्तीनियों को मार दिया, 2300 घायल हो गए। ये 2018 के सितंबर की बात है। इसके अलावा अल जजीरा में बाकायदा ये खबरें प्रकाशित हुई, और भी बहुत सारे की। इसी तरह से 253 फिलिस्तीनी मारे जाने की मिडिल ईस्ट मॉनिटर जो है वो खबर प्रकाशित करता है 2018 में ही। और अलग अलग तरह की चीज़ें, 60 फिर गजा में मारे गए मई 15, 2018। और इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार आयोग है उसने सख्त ऐतराज किया और इजराइल की आलोचना की और कहा कि इजराइल ने युद्ध अपराध किया है। लेकिन इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैंने कल बताया था ताकतवर लोगों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। आरोप लगा कि इजराइल ने, भाई कोई अगर थप्पड़ मार रहा है तो उसके घर पे बम तो नहीं गिरा दोगे ना। तो इस तरह के डिसप्रोपोर्शनेट हमले किए हैं। इस तरह के तमाम तरह की खबरें, 6 फिलिस्तीनी मर गए, 44 बच्चे मार दिए इजराइल ने 40 वीक हफ्ते में, एक साल के अंदर। ये रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है, ये न्यूज़ क्लिक पे हमारी भारतीय समाचार संस्थान में प्रकाशित हुई थी। 193 मार दिए, गजा में मार दिए। इस तरह की खबरें लगातार 523 फिलिस्तीनियन करकट मार्च के से लौटते समय उड़ा दिए थे। ये सारी चीजें, और कॉस्ट में इसमें जो मौतें हो रही हैं लोगों की। अब मिला क्या? ये तो आपने लोगों के मार दिए। और दुनिया भर में जो अमेरिका अपने लड़ाई झगड़े कर रहा है उसमें कितने लोग मारे गए हैं, तो ये एक वॉटसन इंस्टीट्यूट है ब्राउन यूनिवर्सिटी का, उसका एक डाटा है। वो बता रहा है कि 7057 अमेरिकी सर्विस मेंबर मारे गए हैं, और इसके अलावा 30,177 ने सुसाइड किया है युद्धों के बाद में। क्योंकि देखिए, जब आप किसी बच्चे की जान लेते हैं तो आपके अंदर एक गिल्ट होता है। जिसने जापान पे परमाणु बम गिराया था उसके अंदर भी गिल्ट था। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सरकारों में बैठे होते हैं, सत्ता में बैठे होते लोग होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, इनको उतना गिल्ट नहीं होता। इनकी अंतरात्मा, इनकी भावनाएं वगैरह जो है मर चुकी होती हैं। ये रोते भी हैं तो एक्टिंग करने के लिए रोते हैं, आपको दिखाने के लिए। वरना ये संभव ही नहीं था कि इतनी अमानुषिक कार्रवाई को कोई समर्थन दे। जो बाइडेन कह रहा है मैं जियोनिस्ट हूं। अब आप सोचिए। तो हम फिर टॉपिक पे आते हैं कि भैया आखिर में मिला क्या? अमेरिका को क्या मिला? हजारों सैनिक अपने गवाए उसने अलग अलग जगहों पे जाके। अंधाधुंध पैसा खर्च किया, उतना पैसा खर्च किया कि सारे अरबपति जो बैठे हुए अमेरिका में उनके सबके पैसे मिला लो, उससे ज्यादा भी खर्च कर दिया उन्होंने। हाथ में क्या? इसी तरह से हमास का क्या बिगड़ा? हमास तब भी चुनाव जीता था, अब भी वहां पावर में, अभी भी हमास के साथ लोग हैं, लड़ाके हैं, उसके नेटवर्क का विस्तार हुआ है, उसके पास बहुत सारे हथियार भी हैं। नेतन्याहू का क्या बिगड़ा? नेतन्याहू का बिगड़ेगा बाद में, अलग बात है। अभी क्या बिगड़ा? अभी वो बढ़िया बंकर में रह रहा है। नेतन्याहू सरकार में हमेशा रहेगा, नेतन्याहू हमेशा भी जीवित रहेगा।
उसके पास में बहुत सारे संसाधन हैं और लोगों को जोश में लाने के लिए एक के बदले 10 मारूंगा वाला नारा है। ये सोचने का विषय है। फिर ये युद्ध किस लिए किए जाते हैं, ये सवाल खड़ा हुआ है दिमाग में। सवाल है कि युद्ध किए क्यों जाते हैं? क्या इस खून को बहाने के लिए युद्ध होते हैं जो लोग मारे गए हैं? किसी का खून बहा के मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, खून बहा के फायदा है अगर मैं युद्ध करवाऊं तो। मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में कितना पैसा खर्च हुआ, मैंने आपको बताया कि अमेरिका कितने पैसे खर्च चुका है, मैं आपको बताया कि किस तरह से लगातार खून बह रहा है। और ये जो रोज मिसाइलें चल रही है ना, ये एक जो मिसाइल उड़ती है इसमें एक आदमी की पूरी जिंदगी चल सकती है। मतलब एक आम गरीब आदमी का पूरा जीवन सुख चैन से कट जाएगा एक मिसाइल के खर्चे में, बल्कि 10-5 का चल जाएगा। तो अफगानिस्तान में इतना पैसा खर्च किया और अफगान नागरिकों की जिंदगी पूरी बदल जाती, मैंने आपको बताया, लेकिन उनका कुछ नहीं बदला। तो ये पैसा गया कहां? ये पैसा उन लोगों के पास गया जिनसे हथियार खरीदे गए थे। कहीं और गया क्या? मैंने हथियार खरीदा, उसको चलाया, तो मैंने अगर आपको पिस्तौल मारी, उसके लिए पिस्तौल खरीद के लाया, तो पैसे पिस्तौल वाले के पास गए, खून आपका गया। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इतना धन, संसाधन, संपदा, इसके लिए अमेरिका के लोगों ने टैक्स दिया होगा, अमेरिका की सरकार ने ये पैसा वसूल किया होगा ना कहीं से। पैसा दुनिया भर से जो लोग पैसे कमा के लाते हैं वहां के कॉरपोरेट, उन्होंने टैक्स दिया होगा। और उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है? खून बहाने में, और खून बहाने के लिए हथियार खरीदने में। तो अब आप सोचिए कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन बहुत प्यार से दो सगे भाइयों की तरह प्रेम से रहने लगें, दोनों यहूदी और मुसलमान भी हैं, इनके आपस में बहुत पुराने अच्छे रिश्ते भी हैं, दोनों का जीवन जो है वो बहुत अच्छे से चलता रहा है। पहले जब जब यहूदियों को वहाँ से धकेला गया, उनको अत्याचार करके निकाला गया, मुसलमानों ने ही उनको सहारा दिया। इनके बीच में बहुत पटती है। अगर जियोनिस्ट हटा दें तो आज भी यहूदी और मुसलमान साथ पे रहते हैं। इन दो भाइयों का झगड़ा अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये जो हथियारों का खर्चा है, मिसाइलों का खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, और उसकी खरीद पे होने वाला जो खर्चा है, और ये पैसा जिन लोगों के पास जाता है जो मिसाइल बना रहे हैं, उनका क्या होगा? तो इसलिए धरती पर जब तक हथियारों का कारोबार है, जब तक युद्ध है, तब तक कत्लेआम मचा रहेगा। इस बहाने से तो कभी उस बहाने से, तो कभी उस बहाने से, कभी हमास के जरिए, कभी पीएलओ के जरिए। हालांकि पीएलओ के ऊपर हिंसा का टिप्पणी करना ठीक नहीं है। धरती पर कई देश ऐसे भी हैं जिनके बॉर्डर किसी भी तरह के बॉर्डर नहीं है। एक लाइन खींचिए, इसके इस तरफ हम है, उस तरफ वो दूसरा देश है। आप चाहें तो दिन में 50 विदेश यात्रा कर सकते हैं, ऐसे नाप, वहां कूदे, इधर कूदे, उधर कूदे, इधर कूदे। वो लोग भी साथ रह रहे हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान साथ में नहीं रह सकते। भारत बांग्लादेश भी साथ में नहीं रह सकता, भारत म्यांमार भी साथ में नहीं रह सकता। और वो इसलिए नहीं रह सकता कि भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार और भारत अगर पाकिस्तान साथ में रह लेंगे तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का खरीदार जो भारत बना हुआ है, ये पैसा हथियार लॉबी के पास मेरे और आपके टैक्स का नहीं जाएगा। वो चैन से रहने ही नहीं देंगे हमारी सरकार को, हमारे देश के लोगों को। चैन से रहने देते तो हमको क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश से घेरा गया? और आज भी भले ही नेहरू जी ने कश्मीर पे कब्जा करने की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया, कश्मीर आधा बचा लिया, कम से कम उसका हमारा पूरा ही है, लेकिन वो अभी उनके कब्जे में है। वरना वहाँ से भी सैनिक कार्रवाई करता पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ से भी करता, और अपना ये जो पाकिस्तान जो है वहाँ से भी करता, पश्चिमी पाकिस्तान से। अंग्रेज़ों ने तो ऐसे ही वही 47-48 का दौर था, ऐसे ही हमको घेर के आज़ाद किया था, और इस कन्फ्लिक्ट का वो मजा लेते, और उन्होंने लिया भी। बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को बेचे, अब बहुत सारे हथियार हमको बेच रहे हैं, हमको चीन का डर दिखा के बेच रहे हैं। तो अगर युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये दुकानदारी खत्म हो जाएगी, ये दुकानदारी खत्म हो जाएगी तो खून खराबे खत्म हो जाएंगे। तो जो चीज़ें हैं, और वो मैं आपको कह रहा था कि मैं बोल दूंगा। देखिए, भारत में आज की तारीख में अगर आप इजराइल के ऊपर आप अपने आप को मैप करके देखें, इजराइल में जो कन्फ्लिक्ट है यहूदियों का और मुसलमानों का, हमारे यहाँ भागवत साहब का बयान आया आरएसएस चीफ का कि भारत में ये कन्फ्लिक्ट कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोग हैं।
धर्म वर्म एक तरफ रखा रह जाता है। कितने लोग धर्म का बर्ताव करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। सब लोगों का जो बर्ताव होता है लाइफ की प्रैक्टिकलिटी से होता है, बाकी सब कहने की बातें। उसको कुछ भी आप नाम दे दीजिए, लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट पड़ रहा है मुसलमानों हिंदुओं के बीच में, अगर ये बढ़ता चला गया और अगर इसको हवा देने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ने खेल किया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किस किस सीमा पे लड़ेंगे। वो एक सॉलिडरिटी के नाम पे पाकिस्तान को भी खड़ा कर देंगे, सॉलिडरिटी के नाम पे कश्मीर को भी कर देंगे, और आप गुस्से में बोलेंगे देखा ये कितनी गद्दार कौम है वगैरह वगैरह, और आप उनसे चढ़ते जाएंगे। और वहां पे खेल कोई तीसरा खेल रहा होगा जिसके हथियार बिकेंगे, और वो तीसरा एकदम दिल से कामना कर रहा है कि उसको दुनिया में इस्लामिक टेररिस्ट चाहिए इस्लामोफोबिया को जिंदा रखने के लिए। अफगानिस्तान के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा है। कहीं पे होंगे तो उनसे अमेरिका को बचाने के नाम पर खेल होगा। भारत में जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, तो कोशिश करने में क्या बुराई है। उनको ऐसे हालात पैदा करो कि वो उस तरफ बढ़ें, और उस हालात को पैदा करने में ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं, उनके अमेरिका से क्या संबंध रहे हैं, ब्रिटेन से क्या संबंध रहे हैं वगैरह वगैरह, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ज़्यादा चीज़ों की तरफ बढ़ने के बजाय इसको इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिलता है। युद्ध से अगर किसी का कुछ भला होता है तो वो इन व्यापारियों का, इन नेताओं का, इन सबका होता है। जो हथियारों में कमीशन खाते हैं उनका होता है। हथियारों में तो बड़ा मोटा कमीशन होता है, कोई हथियार बगैर कमीशन के बिकते ही नहीं। ज़्यादा भ्रष्ट सरकार होगी, ज़्यादा हथियार खरीदेगी, तो उसमें बहुत सारा कमीशन होता है। लेकिन जनता का केवल खून जाता है, ना तो किसी आतंकवादी संगठन का कुछ जाता है। देखिए सब जगह पे सरकारों में बैठे हुए हैं, दम से बैठे हुए हैं, और ना किसी सरकार का जाता है। आम बच्चे मासूम जा रहे हैं, अस्पतालों पे बम पटके जा रहे हैं। मैं नमस्कार करने के लिए हाथ नहीं उठाया, नफरतों से दूर हो जाइए कहने के लिए हाथ जोड़ रहा हूं। कोशिश कीजिए किसी भी तरह की नफरत से दूर रहा जाए, क्योंकि ये जो नफरत है ना, ये हमको और आपको बर्बाद कर देगी। नमस्कार, जय हिंद।